वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है बीपीसीएल की। बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम की। भारत पेट्रोलियम अब वेनेजुएलन क्रूड ऑयल खरीदने पर 10 से $12 पर बैरल का डिस्काउंट मांग रहा है और ये डिस्काउंट इसलिए मांग रहा है ताकि उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बीपीसीएल की जो उनकी अपनी रिफाइनरीज है कोची और बीना में, वो अब वेनेजुएला से आने वाले जो सस्ते और हैवी क्रूड ऑयल हैं उनको प्रोसेस कर सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जो उनके पास मशीनरीज थी उनसे प्रोसेस करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन अब जो मशीन्स हैं वो काफी अपग्रेड हो गई हैं, मतलब अपडेट हो गई हैं, तो फिर अब वो सारे तेल को प्रोसेस करना काफी इजी रहेगा। लेकिन चैलेंज ये है कि 10 से $12 का डिस्काउंट उनको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इसलिए एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज और ध्यान देनी चाहिए कि बीपीसीएल ने अभी अभी इराक और ओमान से भी तेल लेने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि अप्रैल 2026 से तेल भी सप्लाई करेंगे। बेसिकली वहां की कंपनी है जिसका नाम है ट्रैफिगुरा, उनके थ्रू ये तेल परचेज करेंगे। अगली बिजनेस न्यूज है बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो का Q3 रिजल्ट आ गया है दोस्तों, और रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इनका प्रॉफिट 2500 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया है और रेवेन्यू भी 19% बढ़कर 15,000 करोड़ रुपीस से ऊपर पहुंच गया है। और ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को हमें मिली है, इसके वजह जो है वो मेनली जो इनका वॉल्यूम है नॉर्मल बाइक्स का, वो साथ ही साथ जो इनकी प्रीमियम बाइक्स हैं उन्होंने काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप देखो तो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों बिजनेसेस में इन्होंने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा अगर आप इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट देखो तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है और इनके ईवीज ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर ईवीज को हटा दो तो जो इनका कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है वहां पे भी रिकॉर्ड सेल्स हमें देखने को मिली। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप रोडों पे चलते होगे तो फिर जो बजाज के ईवी ई रिक्शा हैं वो और महिंद्रा के ईवी रिक्शा आपको काफी ज्यादा दिखेंगे। तो कॉमर्शियल सेगमेंट में भी ये काफी अच्छा कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो भी है, इनका बैलेंस शीट भी मजबूत है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। बाकी मैं हो सकता है ज्यादा तारीफ कर गया हूं, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करना, पहले वैल्यूएशन देख लेना और आपको लगे कंपनी अच्छी है तभी इन्वेस्टमेंट करना, और जरूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस भी ले सकते हो आप। अगली बिजनेस न्यूज है एनटीपीसी की, और ये न्यूज बहुत ही ध्यान से सुनना आप। इनका Q3 का रिजल्ट आता है और इन्होंने अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 6% बढ़ाकर 4,987 करोड़ रुपीस तक पहुंचा दिया। लेकिन रेवेन्यू गिर गया, इनका रेवेन्यू 1.8% गिरकर 40,643 करोड़ रुपीस पर आ गया। वहीं पे इनका जो इबिड्डा है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर आ गया विद द फिगर ऑफ 11,991 करोड़ रुपीस। अब आप अगर ध्यान से समझो तो जैसे ये रिजल्ट आता है मार्केट में इनके शेयर्स थोड़े से नीचे गिर जाते हैं। तो एक नज़र में जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं उनको लग सकता है यार प्रॉफिट तो 6% बढ़ा है, यहीं पे अगर आप इबिड्डा देखो तो उसमें भी अच्छा खासा फिगर उनको दिख रहा है, फिर स्टॉक प्राइस नीचे क्यों गया। देखिए यहाँ पे जो कंपनी है उसने ये जो ग्रोथ लेकर के आई है वो सेल्स की वजह से नहीं आई है। सेल्स के अंदर इनका जो ग्रोथ का स्पीड है वो थोड़ा स्लो देखने को मिला है। बेसिकली जो इतना प्रॉफिट बना है 6% का, इसका मेन रीजन है इनके एक्सपेंसेस का कंट्रोल। इन्होंने खर्चे कम करे हुए हैं और अगर आप इसका एनालाइज करोगे जाकर के रिजल्ट, तो आप ये देखोगे कि कंपनी का जो मार्जिन है वो भी इंप्रूव हो गया है और इस वक्त जो मार्जिन है वो 29.5% का है। तो अगर आप डायरेक्ट मार्जिन भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि क्या गेम चल रहा है, और ये कोई बुरी चीज नहीं है, बट एज ए इन्वेस्टर ये चीज़ आपको जाननी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको ये बताई। और अगर आपको लगता है इस चीज़ से कोई भी वैल्यू मिली आपको तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हो तो हमें सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ मिले, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम रिपोर्ट लाते हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे और मुझे इसके लिए आपकी बहुत हेल्प चाहिए। अगली बिजनेस न्यूज़ है आईबीएम की। आईबीएम ने गुरुग्राम के अंदर टाटा रियलिटी इंटेलियन पार्क में 2.3 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए लीज पर लिया है, और इसका मंथली रेंट जो आईबीएम है वो 1.25 करोड़ रुपीस देगा। और अगर आप टोटल डील की बात करो तो ये 180 करोड़ रुपीस से ज्यादा की डील है। और ये डील हमें ये भी समझाती है
कि टीयर 1 सिटीज़ में जो प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जोमेटो को देख लो आप या फिर गूगल को भी देख लो, तो इस तरीके के क्लाइंट्स भी इसी पार्क में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और अगली बिजनेस न्यूज़ है GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की, और ये एक ऐसा कंपनी है जिसने पिछले बजट के बाद 28 रुपए से 232 रुपए तक का सफ़र तय किया था, यानी पूरा 700% से ज़्यादा का सफ़र। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि बिना यूएस टैरिफ्स और मार्केट वॉलेटिलिटी के प्रेशर में आए हुए कंपनी ने लास्ट ईयर इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया था। और यही सोच के मैंने सोचा इसका रिजल्ट देखूं कैसा है, तो मैं स्क्रीनर पे गया, मुझे कुछ खास दिखा नहीं, मतलब हर साल ज़ीरो रेवेन्यू, सिर्फ 2025 में ही इस कंपनी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया था। तो शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि मैं इस पर फुल रिसर्च करूं, बट आप इस पर रिसर्च कर सकते हो अगर आपको इसमें पोटेंशियल दिखता है तो, क्योंकि मेरा काम न्यूज़ लाना था, आपको थोड़ा अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन देना था, तो मैंने ला करके दे दी। अब अगर आप इनका Q2 FY26 का रेवेन्यू देखो तो वहाँ पे 128% का जंप और नेट प्रॉफिट के अंदर 138% का जंप देखने को मिला, और EPS भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा। हालांकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रेशर में है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, आप देख सकते हो 700%। बाकी मैंने इन्वेस्टर देखा तो इन्होंने अपना स्टॉक बेचा हुआ है, और इसमें कोई भी न तो DII है न तो FII है, डायरेक्ट पब्लिक ने 26% शेयर्स खरीद रखे हैं। बाकी मैं बहुत डिटेल में नहीं गया कि पब्लिक के अंदर भी कौन है, क्योंकि आपको पता है कई बार जो पब्लिक होती है वो सिर्फ पब्लिक नहीं होती है। जैसे अगर आप इनका देखो तो इसमें चंदू राणा जी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर आप इसका मिलिंड का देखो, पायल कल्पेश पटेल, काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये डायरेक्ट वो वाली पब्लिक नहीं है जो आप समझते हो। कई बार पब्लिक जो होती है उसमें कुछ बड़े नाम और कई बार कुछ बड़े कंपनीज भी रहते हैं, और इवन ऐसा भी होता है कई बार, जैसे मान लो विजय केडिया जी हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट अपना नाम नहीं लाना चाहते किसी स्टॉक में, तो वो अपने किसी कंपनी के थ्रू उस स्टॉक में परचेज करते हैं। मतलब इन्वेस्टर्स इस तरीके से भी काम करते हैं। तो जब भी आप देखो कि पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, या फिर आप उसको और डिटेल में समझना चाहते हो, तो आप पब्लिक खोलो और ये देखो कि उस पब्लिक में किसके किसके नाम हैं। अगली बिजनेस न्यूज़ है रेमंड ग्रुप की। रेमंड ग्रुप एक नई फैक्ट्री ओपन करने जा रही है आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसमें 510 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा जाएगा, और यहाँ पर फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट के इंजन्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बनेंगे जो पूरी दुनिया में बिकेंगे, और इससे आंध्र प्रदेश के 1400 लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी, और इंडिया एरोस्पेस फील्ड में और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा, स्पेशली एरोप्लेन और डिफेंस सेक्टर के अंदर। और रेमंड पहले ही कपड़ों के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, लेकिन अब ये डिफेंस और एविएशन में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनका पूरा जर्नी हमें देखने को मिलेगा, कहाँ कपड़ों के बिजनेस से एरोस्पेस सेक्टर में एंट्री हो रही है। वैसे इनके काफ़ी अलग अलग बिजनेसेस भी हैं, बट फिर भी जर्नी तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनको हर कोई, जब भी आप रेमंड का नाम लेते हो आपके दिमाग में हमेशा कपड़े या सूट्स ही आते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जब आप रेमंड का नाम लो तो फिर आपके दिमाग में हमेशा डिफेंस या एरोस्पेस जैसे प्रोडक्ट सामने आए? अगली बिजनेस न्यूज़ है नेस्ले इंडिया की। नेस्ले इंडिया का Q3 रिजल्ट आता है, और पिछले 5 साल का सबसे तेज़ वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, और इस वजह से इनका नेट प्रॉफिट 45% जंप करके 998 करोड़ रुपीज़ हो गया। और कंपनी के सेल्स की बात करो तो वो भी 18.6% बढ़ा है, जिसमें उनके जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट थे और बेवरेज जो सेगमेंट था वहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला, और बेसिकली इन्हीं दो सेगमेंट्स की वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा ग्रोथ मिला। अब ये जो कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट होते हैं, इसका मतलब होता है जो चॉकलेट्स हो गए, जो भी मतलब इनके मीठे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चॉकलेट हो गए, टॉफ़ी हो गए, कैंडीज़, मिठाई, या फिर जो बबल गम होता है, लॉलीपॉप, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ जो नए प्रोडक्ट रेंज हैं
उनके वजह से भी डिमांड बनी रही। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जितने भी चैनल्स थे, चाहे वो ई कॉमर्स है, जनरल ट्रेड है मतलब जो किराने की शॉप है, या फिर क्विक कॉमर्स, हर एक जगह डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। इसके अलावा जो इनका मिल्क, न्यूट्रिशन और पेट फूड वाला कैटेगरी है, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली हमें। और कंपनी का फोकस अभी भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे है। और इस न्यूज़ से आप एक चीज़ और समझ सकते हो, लोग कहते हैं यार ये कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, अब यहाँ से उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता। लेकिन नेस्ले एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप देख सकते हो नेस्ले कितनी पुरानी ब्रांड है, उसके बावजूद भी इनका नेट प्रॉफिट 45% जंप करा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी ये। और इसी के साथ लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। कल फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।